नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सावन के दिन हाथ में मेहंदी, झूले, हर तरफ खुशी यानी तीज। आपको तीज की बहुत बहुत बधाई। रंगों, रागों और स्वरों से सजा है हमारा आज का यानी कि फ्राइडेज एडिशन ऑफ गुड इवनिंग इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज के इस कार्यक्रम में हम सावन के दिनों में लोक गीतों की मिठास का लुत्फ उठाएंगे, वहीं पर हम मजा लेंगे सिद्ध वीणा के स्वरों का। पर सबसे पहले मुलाकात एक बहुआयामी प्रतिभा से। जी हाँ, आप अध्यात्म को कैनवस पर पेंट करती हैं। मेडिटेशन के क्षणों में जो सूक्ष्म अनुभव होता है उसे रंग और आकार देती हैं। आप हैं रिनाउंड सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एंड कॉलमिस्ट प्रतीक्षा पूर्व। प्रतीक्षा पूर्व इस वक्त मेरे सामने। प्रतीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रतीक्षा जी, जब भी हम किसी कलाकार से मिलते हैं, चाहे वो मंच का कलाकार हो, संगीत की दुनिया से जुड़ा हो या आपके जैसे पेंटर हो, तो उसके लिए पेंटिंग या रंग या कैनवस सेल्फ एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। वो अपने दिल की बात, अपनी अनुभूति को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो आपसे भी मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि जब आप पेंट करती हैं तो क्या ये एक पूर्व नियोजित, पहले से सोचा समझा एक प्लान होता है कि मुझे आज ये पेंट करना है, या फिर आप पेंट क्यों करती हैं? बहुत सारे रीज़न है मैं क्यों पेंट करती हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पर जो मुझे ध्यान के दौरान एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ जी, वो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कैनवस पे ले आऊँ। और इतने सूक्ष्म अनुभव हैं कई, तो उनको कलर देना, पूरा स्कीम देना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। पर जब आप एक्सपीरियंस वो करते हो, अनुभव होता है, उसी वक्त एक पिक्चर खिंच जाती है चेतना के अंदर जी। और वो फिर मैं कैनवस पे उतार लेती हूँ उसको। जब भी पेंट करती हूँ, ओशो के डिस्कोर्सेस मेरे स्टूडियो में सुनती हुए करती हूँ। तो माइंड अपने आप ही स्टेट ऑफ नो माइंड वाली स्थिति में होता है मेरा। टोटली कॉन्शियसनेस के साथ मैं पेंट करती हूँ जो भी कर रही होती हूँ, टोटली अवेयरनेस के साथ एंड विथ सो मच टोटलिटी। जी। तो लोगों को ये बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे मैं इतने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इतने इक्वल बना लेती हूँ। उसमें एक एक चीज में बहुत अवेयरनेस है। जब आप एक लाइन ऐसी खींच सकते हो तो दूसरी भी सिमिलर खींच सकते हो। पर लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे हो जाता है। आपने जिक्र किया कि जब आप पेंट करती हैं आपके स्टूडियो में आप पहले ओशो के डिस्कोर्स चलाती हैं। आपसे उनका एक पारिवारिक रिश्ता है जी। उनकी एक अमिट छाप उनके जीवन पर, आपके जीवन पर रही है। बिल्कुल। सो वही प्रेरणा स्रोत हैं। पूरे के पूरी मेरी लाइफ उनको डेडिकेटेड है, आप कह सकते हैं। ही इज इन माई बीइंग, इन माई ब्लड, इन माई जीन्स, इन माई मैरो, एवरीवेयर आई एम फुल ऑफ ओशो, यू कैन से इट। और उनसे ही जो एक्चुअली क्या है, वो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। एक दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में उनको डिकोड कर दिया है। और जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे ही सब कुछ ज्ञान ले सकते हो। और उस ज्ञान को ऐसा ही नहीं है कि सुन के मैं पेंट कर देती हूँ, मैं अपने ऊपर हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती हूँ। यानी कि आप ध्यान की उस मुद्रा में, उस स्थिति में आप जाते हो। और पर यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब कोई पेंटर पेंट करता है, चाहे वो इमेजिनेशन से कर रहा हो, पर उसने उस इमेजिनेशन को भी पहले कहीं देखा हुआ है। चाहे वो कोई एक सीनरी है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, कोई स्त्री का चेहरा है, पर इमोशन को, वो जो एक आनंद वाली स्थिति है विच इज नॉट टैंजिबल, विच इज नॉट अपेरेंट, सो हाउ डू यू पेंट दैट? मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता कहीं पेंट करने के लिए। जैसे लोगों को पहाड़ चाहिए, नदियाँ चाहिए, समुद्र का किनारा चाहिए या ग्रीनरी चाहिए, मैं अपने छोटे से स्टूडियो में बैठ के और पेंट करती हूँ, क्योंकि मेरा इनर जो कह रहा है मैं वो पेंट कर रही हूँ। मेरी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है जी। और जो भी मैं उस पर स्टाइल दे रही हूँ या जो भी आ रहा है वो सब अंदर से आ रहा है। पूरा कैनवास मेरे लिए एक लेबोरेटरी की तरह है और उस पर मैं काम करती हूँ और डायरेक्ट कैनवास पे ही पेंट करती हूँ। मैं कहीं स्केच जी पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा है, वो मेरी शेयरिंग है। आप समझ नहीं सकते जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना ब्लिस से भरी हुई हूँ मैं। जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि कोई एक इंसान कैसे मेडिटेटिव स्टेट से इतनी ब्लिसफुल स्टेट में आ सकता है और फिर वो पेंट करता है। और फिर उन पेंटिंग्स का रिफ्लेक्शन जब मैं देखती हूँ, क्योंकि जो सारी एनर्जी मेरी है उस पेंटिंग में आ जाती है, और जब भी वो जहाँ डिस्प्ले होती है या लोगों के घरों में लगती है, तो
उनका रिफ्लेक्शन उन लोगों ने मुझे बताया हुआ है कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है, कितनी हार्मनी ले आता है मेरा कैनवस। तो मुझे और गदगद हो जाती हूँ मैं सुन के कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं अपनी पेंटिंग के जरिए। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे सरप्राइजेस हुए हैं। माई लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। जी बिल्कुल। और अब हम रीसेंट सरप्राइज की बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का इनॉग्रेशन बिल्कुल हाल ही में हुआ, जहां पर जो पहली प्रदर्शनी लगी वो आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स की लगी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट भी किया। तो आइए उसकी झलक देखते हैं, ताकि हमारे देखने वाले आपके रंगों को भी, आपकी पेंटिंग्स को भी देख पाएं। देखते हैं हाल ही में लगी हुई प्रदर्शनी पर झलक। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में ये प्रदर्शनी लगी हुई है, और इस प्रदर्शनी में, ये पहली प्रदर्शनी है संग्रहालय में जो प्रतीक्षा अपूर्व जी की पेंटिंग्स की लगी है, जिसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, और आज इसका आखिरी दिन है और आज प्रतीक्षा जी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? मैंने राष्ट्रपति जी को एक निमंत्रण भेजा था कि मैं एग्जीबिशन करना चाहती हूँ और आप इनाग्रेट करने के लिए आइए। वहाँ से मेरे लिए संदेशा आता है कि 25 जुलाई को म्यूज़ियम का इनाग्रेशन हो रहा है और हम पहली एग्जीबिशन आपकी वहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि पहली एग्जीबिशन उन्होंने मेरे काम का चूज़ किया, जो कि टोटली स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म के ऊपर है जी। इसका टाइटल भी मैंने मिस्टिकल मोमेंट्स रखा हुआ है कि जो जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो जो रहस्यों को मैंने जाना है, मोस्टली इस एग्जीबिशन में मैंने उनको अलग अलग पेंटिंग के जरिए दर्शाया हुआ है जी। और बहुत बड़े ऑनर की बात थी, प्रधानमंत्री जी, वैसे भी मैं पहले मेरा शो इनाग्रेट कर चुके हैं, पर प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, बहुत सारे मंत्रिमंडल के लोग थे वहाँ। तो मुझे लगता है शायद ही किसी आर्टिस्ट की लाइफ में ये हुआ हो कि उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई हो और इतने सारे लोग जो इस देश को संभालते हैं उन तक मेरा एक स्पिरिचुअल मैसेज या मेरी पेंटिंग से जो शांति मिलती है जी, वो सब तक गई और सबने बड़े ध्यान से। और That must have been a moment of pride for you. Yeah, that was a mystical moment for me. Yeah, mystical moment for you. So ध्यान के से अगर हम अलग बात करें तो क्या आपकी सारी पेंटिंग्स ध्यान के इर्द गिर्द ही हैं या ध्यान के भीतर ही हैं, या और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप पेंट करती हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने पेंट किया हुआ है। मैंने 7 एनर्जी सेंटर्स पे काम किया हुआ है जी, 5 एलिमेंट्स पे काम किया हुआ है, 5 सेंसेस पे काम किया है, और फिर 5 सेंसेस के बाद 6 सेंस होती है, उस पे काम किया। फिर बियॉन्ड सेंसेस जो मुझे एक्चुअली पेंट करनी थी वो बियॉन्ड सेंसेस की, अपनी 5 आउटर सेंसेस को मैंने बंद किया। 6 महीने मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने। किस तरह का ये प्रयोग था? ये प्रयोग होता है कि आप दोनों कान बंद कर लो, दोनों आंखें बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, टच वाली फीलिंग को निकाल दो और नाक बंद कर लो। नाक बंद करना सबसे डिफिकल्ट होता है, बाकी 4 आउटर सेंसेस तो आप बहुत इजीली बंद कर सकते हो।
पर 1-1.5 मिनट के बाद आपको अनइजीनेस हो जाती है जब बिल्कुल। ब्रीदिंग आप नहीं लेते हो। बिल्कुल। 6 महीने मैंने लगातार प्रयास किया, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सफल हो गई मैं, और मेरा कनेक्शन थर्ड आई से हो गया। उस दिन जाके मैं वो पेंटिंग पे फाइनल टचअप दे पाई, और वो पेंटिंग की इतनी अर्जेंसी थी कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में डिस्प्ले होना थी। वो भी एक सरप्राइज की तरह आया था गोवा जी। फिल्म फेस्टिवल भी मेरे लिए। कभी भी किसी फिल्म फेस्टिवल में पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं होती है, पर मेरे पास ऑफर आता है कि मैं अपनी पेंटिंग्स वहाँ डिस्प्ले करूँ, और पूरी इंडियननेस से भरी हुई है मेरी पेंटिंग्स, आप ये भी कह सकते हो। आपने जैसे यहाँ पर दोबारा बोला कि वो भी एक सरप्राइज था, सो आपकी ज़िंदगी में जो भी घटित हुआ, जी, जैसा भी घटित हुआ, जैसे ध्यान आपकी ज़िंदगी में आया, आप अध्यात्म से जुड़ी, आप फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, फिर आप जी। पेंटिंग की तरफ आई, तो ये जो पूरा ये जो सिलसिला रहा है, ये आपने इसको प्लान नहीं किया था, तो आप मानती हैं कि सब पूर्व नियोजित था, पहले से डेस्टिन्ड था कि आपको ज़िंदगी में इस पड़ाव से होते हुए गुजर कर यहाँ तक आना है? आप ये कह सकते हैं पूर्व नियोजित था, पर मैंने अपने आप को एक बहुत फ्लोइंग रखा हुआ है, जैसे नदी की तरह नदी बहती है और जहाँ भी चलती है अपना रास्ता बन जाता है। तो मैंने अब इतना रिसेप्टिव हूँ, मैं इतना ओपन हूँ कि हर चीज़ को एक तो ग्रास्प कर लेती हूँ, और हर ना तो निकलती ही नहीं है मेरे मुंह से। हर चीज़ के लिए हाँ के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चुनौती आई उसके लिए तैयार हैं आप। बिल्कुल, एकदम। आपने तो उपनिषद से श्लोक जो लेकर जो स्क्रिप्चर्स रहे हैं हमारे, उन्हें भी आपने पेंट किया है, कैनवस पे उतारा है? कैवल्य उपनिषद के बहुत सारे श्लोक, मंडोक उपनिषद के बहुत सारे श्लोक, या ओम से रिलेटेड जो हैं, शून्य से रिलेटेड जितने भी श्लोक हैं, उन सब पे मैंने पेंट किया हुआ है। और वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेंट कर दिया है, उन सब का अनुभव किया है कि ओम की ओंकार नाद जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस की नाद है, और कैसे आप अंदर से फील कर सकते हो उसको। तो एक पेंटिंग में तो मैंने 11,000 बार ओम लिख के उसमें गणेश जी का ऑरा क्रिएट किया। 11,000 बार? 11,000 कितना समय लगता है आपको एक तस्वीर को खत्म करने में? ये कह लीजिए कि साल में सिर्फ मैं 10 से 12 पेंटिंग बना पाती हूँ, जो साइजेस में काफी बड़ी हैं। हाँ। तो ऑयल पे बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे लाइफ में किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। नाम मेरा प्रतीक्षा है, आई कैन वेट। तो वो भी मेरे लिए एक साधना है। पेंटिंग पूरी की पूरी मैं एक साधना की तरह लेती हूँ, जैसे ध्यान है, तो ध्यान का आउटकम आप कह सकते हो पेंटिंग, और पर उसको भी इतनी टोटलिटी से करती हूँ कि वो एक साधना की तरह बन जाता है मेरे लिए। एक कलाकार जब तक साधक नहीं होगा, जब तक पूरी तरह से समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसका वो प्रभाव जो है वो निकल कर नहीं आएगा। आपके काम पर रिसर्च की जा रही है? जी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन हैं, अब डायरेक्टर भी हैं, शैलेंद्र कुशवाहा जी। जब बड़ौदा में मेरा काम एग्जिबिट हुआ तो उन्हें बहुत सरप्राइज़ हुआ। आर्ट हिस्टोरियन है वो, कि कैसे मैं ये चीज़ें पेंट कर रही हूँ जो इतनी सदियों पुरानी है। तब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया, और वो पहले एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर तो पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे भी काम किया हुआ है, और अपने ऊपर हिप्नोटिज्म का बहुत काम किया हुआ है मैंने। बहुत दिलचस्प है, इस पे हम बात करेंगे जब हमने हिप्नोटिज्म की बात की, पर उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपकी पेंटिंग्स पर एक और नज़र।
प्रतीक्षा पूर्व की पेंटिंग्स पर आप एक नज़र डाले हुए थे। अब वापस आ जाइए, हम स्टूडियो में हैं और प्रतीक्षा इस समय मेरे सामने बैठी हैं। सो प्रतीक्षा जी, ये आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करती हैं? ऑयल ऑन कैनवस। आजकल जैसे मिक्स मीडिया का ज़माना है, लोग टेक्नोलॉजी, कुछ डिजिटल प्रिंट्स और काफ़ी अलग-अलग नहीं, तकनीकों का एक तो इस्तेमाल करते मुझे हैं। आता नहीं है वो सब करना, क्योंकि यही मैंने सीखा हुआ है ऑयल पे ही काम करना। पहले शुरू में एक्रेलिक से शुरू किया था, पर उस पे मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था, तो मैंने ऑयल को ही चूज़ किया है। तो आजकल सिर्फ ऑयल पे ही काम करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, आपको भीतर से प्रेरणा आई कि आपको जो महसूस कर रही हैं आप उसे कैनवस पर उतारें। पर कभी कहीं बाहर से कोई और पेंटर या किसी और का आपने कभी काम नहीं देखा? देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे एग्जीबिशंस देखती हूँ, पर वो सब अपना अपने अंदर का जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं बहुत जजमेंटल नहीं हूँ किसी दूसरी आर्ट के बारे में। आपने हिप्नोटिज्म का जिक्र किया था जी, कि आपने स्वयं पर प्रयोग किया, तो वो थोड़ी सी दिलचस्प बात है, ज़रा बताएं। हमारी कॉन्शियसनेस की 7 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स हमारे अंदर की ओर जाती हैं जो सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए काम करती हैं, और 3 जब हम ध्यान की गहराइयों में ऊपर जाते हैं तब उन पे काम करती हैं। एक टाइम था मेरा, एक सर्जरी हुई थी और उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि 3 पेन किलर दिन में खाने होंगे, और पेन किलर के नाम से तो मुझे कुछ होता है, तो मैंने सोचा ये सही वक्त है हिप्नोटिज्म अपने ऊपर करके देखूं। उसमें सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को आपको कमांड देना होता है कि आपको ये काम नहीं करना है। तो उसमें अनकॉन्शियस लेयर में आप एंटर करते हो, जो 35 टाइम्स बिगर देन कॉन्शियसनेस। फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में एंटर करते हो, फिर कॉस्मिक अनकॉन्शियस में एंटर करते हो। कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जब आप एंटर कर जाते हो तब अपने आप को आप डायरेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो, उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। और फिर उसी रिदम में आपको बाहर आना होता है। तो जनरली जब मैं अपने ऊपर ये ट्राई करती हूँ तो 20 मिनट्स का कमांड दे के करती हूँ कि 20 मिनट्स में मैं वापस आ जाऊँ। और फिर मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाया, और डॉक्टर ने कहा था 3 महीने बेड रेस्ट करना है, और मैं 7 दिन के अंदर एकदम ठीक थी। डॉक्टर भी सरप्राइज था कि कमाल है, बिना पेन किलर के, बिना बेड रेस्ट के, और आप कैसे 1 हफ्ते में ठीक हो गई। तो ये बॉडी की बीमारी अक्सर बॉडी की नहीं होती है, हमारे माइंड से होती है। और माइंड को हम जैसा कमांड देंगे, और मैं तो फिर वैसे भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, माइंड के तो बहुत छोटी चीज़ है। जब आप कॉन्शियस लेवल पे जाके कोई कमांड देते हैं तो बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी। आपको पेन भी है और आपकी कॉन्शियसनेस ने यदि कह दिया ये बॉडी को पेन हो रहा है, और आप बॉडी से बाहर निकल के उस पेन को देख सकते हो। आई हैव सो मेनी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आल्सो। अमेजिंग, दैट साउंड्स अमेजिंग। जी, कि आप देख सकते हो बॉडी से बाहर कि शरीर को दुख हो रहा है और आपके अंदर की चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो साधना है, ये ध्यान में जाना, और ये 10 साल 12 साल की बात नहीं है जी। ये एक लंबी वर्षों की साधना महसूस हो रही है कि कब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन से है, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अपने घर से ओशो से ही प्रेरणा मिली, या कैसे हुआ वो आपकी जिंदगी में? बर्थ ही मैंने मिस्टिक बेल्ट में लिया है। मैं ये कहती हूँ कि पूरा घर हमारा स्पिरिचुअलिटी से ओत-प्रोत है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग जी इस फील्ड में ही हैं, इसी साधना में हैं जी। तो बचपन से ही ओशो की गाइडेंस क्षण क्षण पे मिली है, हर स्टेप पे आप कह लीजिए। तो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस बहुत कम थी लाइफ में, ओशो की ही गाइडेंस ज़्यादा थी। तो हम लोगों को एक्सपोजर जो मिला है, सारे बच्चों को, मुझे अकेले ही नहीं, सारे बच्चों को हमारी फैमिली में वो सब ओशो ने एक्सपोजर दिया हुआ है कि इतनी फ्रीडम के साथ हम लोग जिए हैं, इतनी फ्रीडम के साथ, पर उसके साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द भी हमें सिखा दिया कि जितनी आपको फ्रीडम मिलेगी आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो बचपन से ही, जैसे आप कहिए कि ब्लड में ही है वो कुछ चीज़ें, तो जी उसको कहीं से मुझे सीखनी नहीं पड़ी हैं। और ध्यान की बात जहाँ तक है कि 11 साल की उम्र में जब मैं ओशो के पास आश्रम में आ गई थी और फिर अमेरिका में रही उनके साथ, तो वहाँ तो इंटेंस मेडिटेशंस होते थे, तो वो सारे प्रयोग मैंने अपने ऊपर बहुत छोटी उम्र में कर लिए। और लगता था जब इंटरनेशनली लोग आके, देश विदेश के लोग आके ये सब प्रयोग कर रहे हैं, तो बचपन से ये चीज़ लगती थी कि जरूर कोई बात है। तो इतनी इंटेंसिटी से हम भी कर पाए वो बात। तो उसमें हर फील्ड में आपको फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ध्यान करने से, ध्यान और प्रेम ओशो की 2 बेसिक चीज़ें रही हैं कि जब आप प्रेम करते हो किसी से तो इतनी टोटलिटी से करते हो, और ध्यान में भी आप बिल्कुल हो जाते हो, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके अंदर। तो उस अवेयरनेस के कारण आपके हर काम बहुत इजीली हो जाते हैं। क्या बात है। हम और बात करेंगे, स्पेशली जब आपने बतौर फैशन डिज़ाइनर काम किया करती थी, वो अनुभव आपके जानेंगे, पर उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपकी पेंटिंग्स पर एक और नज़र।
पेंटर, फैशन डिज़ाइनर, कॉलमिस्ट प्रतीक्षा पूर्व इस समय हमारे साथ हैं। प्रतीक्षा जी, ये तो रही आपकी बात पेंटिंग्स की, पर आप पेंटिंग की दुनिया में, चित्रकारी की दुनिया में आई, उससे पहले आप फैशन डिज़ाइनिंग क्या करती थी? तो वो आपने ट्रेनिंग ली थी या वो भी इसी तरह से नेचुरली सहज ही हो गया आपकी ज़िंदगी में? वो भी सहज ही हो गया। हस्बैंड की गारमेंट फैक्ट्री थी, उनको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो तुम क्यों नहीं फैक्ट्री आके डिज़ाइनिंग शुरू कर देती। तो उन लेबर के साथ बैठ के मैंने एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस भी वहीं सीखे, फिर वहीं उनको गाइड किया। ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो एम्ब्रॉयडरी के आउटलाइंस हमेशा खुद ड्रा करती थी, इसलिए लोगों को यूनिक लगता था। और दिल्ली की कम से कम 500 एलिट फैमिलीज़ को मैंने कैटर किया जब करती थी, और देश के बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिज़ाइन किए हुए हैं। पर उस समय क्या हुआ कि आप जैसे दूसरों के लिए काम कर रहे थे, नो डाउट उसमें क्रिएटिविटी उसमें भी बहुत ज़्यादा थी, कलर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा थे, सही बात, सब कुछ था, पर एक इनर सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं था मुझे। और जैसे अपने आप से कनेक्शन लूज हो रहा था, आपको लग रहा था कि आप लगातार दूसरों के लिए कर रहे हैं कि वो ये पहन के कैसा लगेगा या कैसा लगेगी, और लोगों की फरमाइश, उनकी डिमांड्स पूरी करना। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा अपना इनर भी बहुत ज़रूरी है। अब मेरी आउटर जर्नी का वक्त शायद पूरा हो गया, और ओशो हमेशा कहते हैं कि दोनों में बैलेंस ज़रूरी है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में, इनर रिचनेस और आउटर रिचनेस में। तो आई एम ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ बोथ, लाइक इनर रिचनेस एंड आउटर रिचनेस। क्या बात है। दोनों चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में जी हैं और पूरा उसी पर जी रही हूँ। क्या बात है। सो ये जो आनंद की जो स्थिति है, जो ब्लिस की जो स्थिति है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, आपकी तस्वीरों में झलकती है, आपकी पेंटिंग्स में झलकती है। और आपसे जो बात कर रहे हैं तो उससे तो हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इस तरह से नित आनंद से ओतप्रोत होते हुए पेंट करती रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। प्रतीक्षा पूर्व की पेंटिंग्स पर आप एक नज़र डाले हुए थे। अब वापस आ जाइए, हम स्टूडियो में हैं और प्रतीक्षा इस समय मेरे सामने बैठी हैं। सो प्रतीक्षा जी, ये आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करती हैं? ऑयल ऑन कैनवस। आजकल जैसे मिक्स मीडिया का ज़माना है, लोग टेक्नोलॉजी, कुछ डिजिटल प्रिंट्स और काफ़ी अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे आता नहीं है वो सब करना, क्योंकि यही मैंने सीखा हुआ है, ऑयल पे ही काम करना। पहले शुरू में एक्रेलिक से शुरू किया था, पर उस पर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था, तो मैंने ऑयल को ही चूज़ किया है। तो आजकल सिर्फ ऑयल पे ही काम करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, आपको भीतर से प्रेरणा आई कि आपको जो महसूस कर रही हैं आप उसे कैनवस पर उतारें। पर कभी कहीं बाहर से कोई और पेंटर या किसी और का आपने कभी काम नहीं देखा? देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे एग्जीबिशंस देखती हूँ, पर वो सब अपना अपने अंदर का जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं बहुत जजमेंटल नहीं हूँ किसी दूसरी आर्ट के बारे में। आपने हिप्नोटिज्म का जिक्र किया था जी, आपने स्वयं पर प्रयोग किया, तो वो थोड़ी सी दिलचस्प बात है, ज़रा बताएं। हमारी कॉन्शियसनेस की 7 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स हमारे अंदर की ओर जाती हैं जो सेल्फ हिप्नोटिज्म के लिए काम करती हैं, और 3 जब हम ध्यान की गहराइयों में ऊपर जाते हैं तब उन पे काम करती हैं। एक टाइम था, मेरा एक सर्जरी हुई थी, और उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि 3 पेन किलर दिन में खाने होंगे, और पेन किलर के नाम से तो मुझे कुछ होता है, तो मैंने सोचा ये सही वक्त है हिप्नोटिज्म अपने ऊपर करके देखूं। उसमें सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को आपको कमांड देना होता है कि आप को ये काम नहीं करना है। तो उसमें अनकॉन्शियस लेयर में आप एंटर करते हो, जो 35 टाइम्स बिगर देन कॉन्शियसनेस। फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में एंटर करते हो, फिर कॉस्मिक अनकॉन्शियस में एंटर करते हो। कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जब आप एंटर कर जाते हो, तब अपने आप को आप डायरेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो, उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। और फिर उसी रिदम में आपको बाहर आना होता है।
तो जनरली जब मैं अपने ऊपर ये ट्राई करती हूँ तो 20 मिनट्स का कमांड दे के करती हूँ कि 20 मिनट्स में मैं वापस आ जाऊँ। और फिर मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाया और डॉक्टर ने कहा था 3 महीने बेड रेस्ट करना है, और मैं 7 दिन के अंदर एकदम ठीक थी। डॉक्टर भी सरप्राइज था कि कमाल है, बिना पेन किलर के, बिना बेड रेस्ट के, और आप कैसे 1 हफ्ते में ठीक हो गई। तो ये बॉडी की बीमारी अक्सर बॉडी की नहीं होती हैं, हमारे माइंड से होती हैं। और माइंड को हम जैसा कमांड देंगे, और मैं तो फिर वैसे भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, माइंड के तो बहुत छोटी चीज़ है। जब आप कॉन्शियस लेवल पे जाके कोई कमांड देते हैं तो बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी। आपको पेन भी है और आपकी कॉन्शियसनेस ने यदि कह दिया ये बॉडी को पेन हो रहा है, और आप बॉडी से बाहर निकल के उस पेन को देख सकते हो। आई हैव सो मेनी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आल्सो। अमेजिंग, दैट साउंड्स अमेजिंग। जी, कि आप देख सकते हो बॉडी से बाहर कि शरीर को दुख हो रहा है और आपके अंदर की चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो साधना है, ये ध्यान में जाना, और ये 10 साल 12 साल की बात नहीं है जी, ये एक लंबी वर्षों की साधना महसूस हो रही है कि कब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन से है, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अपने घर से ओशो से ही प्रेरणा मिली, या कैसे हुआ वो आपकी जिंदगी में? बर्थ ही मैंने मिस्टिक बेल्ट में लिया है। मैं ये कहती हूँ कि पूरा घर हमारा स्पिरिचुअलिटी से ओत-प्रोत है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग जी इस फील्ड में ही हैं, इसी साधना में हैं जी। तो बचपन से ही ओशो की गाइडेंस क्षण क्षण पे मिली, हर स्टेप पे आप कह लीजिए। तो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस बहुत कम थी लाइफ में, ओशो की ही गाइडेंस ज़्यादा थी। तो हम लोगों को एक्सपोजर जो मिला है, सारे बच्चों को, मुझे अकेले ही नहीं, सारे बच्चों को हमारी फैमिली में वो सब ओशो ने एक्सपोजर दिया हुआ है। इतनी फ्रीडम के साथ हम लोग जिए हैं, इतनी फ्रीडम के साथ, पर उसके साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द भी हमें सिखा दिया कि जितनी आपको फ्रीडम मिलेगी आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो बचपन से ही, जैसे आप कहिए कि ब्लड में ही है वो कुछ चीज़ें, तो जी उसको कहीं से मुझे सीखनी नहीं पड़ी हैं। और ध्यान की बात जहाँ तक है कि 11 साल की उम्र में जब मैं ओशो के पास आश्रम में आ गई थी और फिर अमेरिका में रही उनके साथ, तो वहाँ तो इंटेंस मेडिटेशंस होते थे। तो वो सारे प्रयोग मैंने अपने ऊपर बहुत छोटी उम्र में कर लिए। और लगता था जब इंटरनेशनली लोग आके, देश विदेश के लोग आके ये सब प्रयोग कर रहे हैं, तो बचपन से ये चीज़ लगती थी कि ज़रूर कोई बात है। तो इतनी इंटेंसिटी से हम भी कर पाए वो बात। तो उसमें हर फील्ड में आपको फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ध्यान करने से, ध्यान और प्रेम ओशो की 2 बेसिक चीज़ें रही हैं कि जब आप प्रेम करते हो किसी से तो इतनी टोटलिटी से करते हो, और ध्यान में भी आप बिल्कुल हो जाते हो, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके अंदर। तो उस अवेयरनेस के कारण आपके हर काम बहुत इजीली हो जाते हैं। क्या बात है। हम और बात करेंगे, स्पेशली जब आपने बतौर फैशन डिज़ाइनर काम किया करती थी, वो अनुभव आपके जानेंगे। पर उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपकी पेंटिंग्स पर एक और नज़र। पेंटर, फैशन डिज़ाइनर, कॉलमिस्ट प्रतीक्षा पूर्व इस समय हमारे साथ हैं। प्रतीक्षा जी, ये तो रही आपकी बात पेंटिंग्स की, पर आप पेंटिंग की दुनिया में, चित्रकारी की दुनिया में आई, उससे पहले आप फैशन डिज़ाइनिंग क्या करती थी? तो वो आपने ट्रेनिंग ली थी, या वो भी इसी तरह से नेचुरली सहज ही हो गया आपकी ज़िंदगी में? वो भी सहज ही हो गया। हस्बैंड की गारमेंट फैक्ट्री थी, उनको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो तुम क्यों नहीं फैक्ट्री आके डिज़ाइनिंग शुरू कर देती। तो उन लेबर के साथ बैठ के मैंने एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस भी वहीं सीखे, फिर वहीं उनको गाइड किया। ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो एम्ब्रॉयडरी के आउटलाइंस हमेशा खुद ड्रा करती थी, इसलिए लोगों को यूनिक लगता था। और दिल्ली की कम से कम 500 एलिट फैमिलीज़ को मैंने कैटर किया जब करती थी, और देश के बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिज़ाइन किए हुए हैं। पर उस समय क्या हुआ कि
आप जैसे दूसरों के लिए काम कर रहे थे, नो डाउट उसमें क्रिएटिविटी उसमें भी बहुत ज़्यादा थी, कलर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा थे, सही बात, सब कुछ था, पर एक इनर सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं था मुझे। और जैसे अपने आप से कनेक्शन लूज हो रहा था, आपको लग रहा था कि आप लगातार दूसरों के लिए कर रहे हैं कि वो ये पहन के कैसा लगेगा या कैसा लगेगी, और लोगों की फरमाइश, उनकी डिमांड्स पूरी करना। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा अपना इनर भी बहुत ज़रूरी है। अब मेरी आउटर जर्नी का वक्त शायद पूरा हो गया, और ओशो हमेशा कहते हैं कि दोनों में बैलेंस ज़रूरी है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में, इनर रिचनेस और आउटर रिचनेस में। तो आई एम ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ बोथ, लाइक इनर रिचनेस एंड आउटर रिचनेस। क्या बात है। दोनों चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में जी हैं और पूरा उसी पर जी रही हूँ। क्या बात है। सो ये जो आनंद की जो स्थिति है, जो ब्लिस की जो स्थिति है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, आपकी तस्वीरों में झलकती है, आपकी पेंटिंग्स में झलकती है, और आपसे जो बात कर रहे हैं तो उससे तो हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इस तरह से नित्य आनंद से ओतप्रोत होते हुए पेंट करती रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।